గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. నేను మీ అనిల్ ఓరుగల్లు మోడీ కేర్ నుండి. కాస్త గ్యాప్ వచ్చింది కోవిడ్ వల్ల, కాస్త మీటింగ్స్ లేకపోవడం వల్ల మీకు అప్డేట్స్ కొన్ని ఇవ్వలేకపోయాను. లేటెస్ట్గా మన హైదరాబాద్లో జరిగినటువంటి ఒక మీటింగ్లో ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన పల్లవి కౌశిక్ గారు తన ఎక్స్పీరియన్స్ని మాతో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇట్ వాజ్ ఎ వండర్ఫుల్ మీటింగ్. ఆల్మోస్ట్ 250 హాల్ కెపాసిటీ అయితే 400+ వచ్చారు పార్టిసిపెంట్స్. చాలా బాగా జరిగింది. ఆవిడ తన ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేసుకున్నారు. ఎలాగే వాళ్ళు 4 yearsలో ఫ్రమ్ 169 రూపీస్ నుంచి వెళ్ళి 3.75 lakhs చెక్ ఎలా అచీవ్ చేశారనే దాని గురించి చెప్పారు. ఇది పూర్తిగా హిందీలో ఉంది. అందరూ కాస్త కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వింటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది, వాళ్ళు ఎలా బిల్డ్ చేశారు టీమ్ని, వాళ్ళు ఎలా డెవలప్ అయ్యారు అనేది చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ये वीडियो मेरे जो नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स है, खासकर कश्मीरी फ्रेंड्स है, उनके लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ. इसमें दिल्ली से जो आए हुए हैं पल्लवी कौशिक जी पिछले 4 साल से मोदी केयर कर रही है. मोदी केयर में उसने मैडम ने कैसे अपना टीम बिल्ड किया और कहाँ से कहाँ पहुँचा. जो 150 रुपये का चेक से आज पिछले महीने वो लगभग 4 लाख का चेक लिया है. तो हर खुशियाँ वो इसमें से मोदी केयर से कर पा रही है कि जो उसके सपने थे, अपना घर बड़ा सा विला बनाना और बड़े से कार लेना, सब कुछ इसमें कर पा रही है. शी इज़ वेरी हैप्पी and she shared her success story in Hyderabad recently. So I'm just uploading that video for all my friends who are in North India especially, because so far I was only uploading my Telugu videos. So I thought of sharing this video, which was very beautifully she shared her success story. And आपके लिए मैं, आप सबके लिए मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय. कितने किलोमीटर होगा दिल्ली से हैदराबाद? 1500 तो होगा कम से कम, है ना शफी भाई? इतनी दूर से इतनी सी आवाज में तो मैं नहीं बोलूंगी. सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. देखो, जो भी बोलना है, तालियां बजानी है, अपने लिए बजानी है, मेरे लिए नहीं बजानी. ठीक है? सुरेखा भार्गव मैम ने एक इवेंट में एक बात बोली थी, तब से मेरे दिमाग में वो बात सेट हो गई थी. और वो दिन था और आज का दिन है. मैं कभी भी उस मौके से चूकती नहीं हूँ. शायद यही कारण है आज मैं यहाँ हूँ. सुनना चाहोगे? क्या बात है, सुनना चाहोगे? पहले ताली खुल के बजाओ, उसी से रिलेटेड है. बहुत बढ़िया. 2 बातें. ठीक है? ऐसा कहते हैं कि लेफ्ट हैंड में बिजली होती है तो पैसा आता है. तो सुरेखा मैम बोलती है कि तालियां बजा. फैमिली की लड़की, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में मेरी शादी हो गई. वैसे शादी से पहले मैंने 8 साल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, हुंडई में एज अ कस्टमर केयर मैनेजर जॉब की है. लेकिन शादी से पहले क्या होता है ना कि आप घर से सुबह निकलते हो तो मम्मी पीछे पीछे भागी आती है और आपके हाथ में टिफिन पकड़ा देती है. और आप जब घर आते हो तो भी आपके सामने डिनर प्रिपेयर होता है. आपको बस आके बैठ के खाना खाना होता है और आप सो जाते हो. लेकिन शादी के बाद क्या होता है? लाइफ इज टोटली चेंज. आपकी जिंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियां बिना कहे ही एंटर हो जाती है शादी के साथ ही. तो बस वही हुआ. वो एक रात जो शादी की थी, उसके बाद वो जो जिम्मेदारियां एंटर हो गई, वो अपने आप बिना बताए. और बस उन सब में 5-6 महीने तो मैं जॉब करती रही. लेकिन उसके बाद जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो फिजिकल चेंजेस इतने सारे हो गए कि मैं कर ही नहीं पाई. क्योंकि मुझे 4 अलग-अलग जो है अपना जाना होता था. गुड़गांव, कभी हमारे वहाँ के जो एरियाज हैं 4 जोन्स में जाना होता था, तो वो नहीं हो पा रहा था. फाइनली हस्बैंड ने बोला ठीक है जी, जॉब छोड़ दो. और मैं जॉब छोड़ के सिंपल हाउसवाइफ का रोल अपना प्ले करने लगी. शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पहले क्या होता था कि भाई 8 बजे उठना है, भागो फटाफट, 9 बजे तक पहुंचना है, घर के काम करो, ये वो. तो जब एकदम हाउसवाइफ बनी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि भैया सारा दिन घर में ऐश की जिंदगी, ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई बॉस की चिट, ना कुछ. सारा दिन बच्चे के साथ लाइफ बहुत मजे में कट रही थी. लेकिन जब मेरी गुड़िया 3 साल की हुई, वो समय था जिसने मेरी जिंदगी में, आप कह लो कि टर्निंग पॉइंट लाया. जहाँ पर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, और वो तब पूछा जब मेरी बेटी 3 साल की हुई और हम उसके लिए स्कूल ढूंढ रहे थे. अब जब बच्चे के लिए जनरली मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग स्कूल ढूंढते हैं तो क्या देखते हैं? वो स्कूल की फीस वाली साइड ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ना कि स्कूल की
फैसिलिटीज वाली साइड, जबकि आप बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहे हो? फैसिलिटी के लिए, एजुकेशन के लिए। लेकिन फिर भी ना चाहकर या चाहकर हम वो तो देखते ही नहीं है कि स्कूल में क्या बेनिफिट्स हैं। हम स्कूल की फीस देख रहे होते हैं। और वही मैंने रियलाइज किया कि अभी तो मेरी गुड़िया की बेसिक पढ़ाई शुरू हो रही है और अभी से मेरा माइंड फीस के ऊपर फोकस्ड हो गया है, व्हिच मींस ये खर्चे तो बढ़ने वाले हैं। पढ़ाई तो एक ऐसा खर्चा है जो जैसे जैसे होगा तो वैसे वैसे वो इंक्रीज होगा। कल को मेरा बच्चा पढ़ने में अच्छा हो और वो मुझसे कुछ ऐसी हाई एजुकेशन की डिमांड करे तो मैं तो आज प्री नर्सरी स्कूल की फीस से डर रही हूँ, तब मेरा क्या होगा? तो यहाँ मेरे दिमाग ने मुझसे एक सवाल पूछा कि पल्लवी तुम क्या कर रही हो घर पे? तुम्हारे हस्बैंड तो सुबह 9 बजे घर से निकल रहे हैं, ही इज डूइंग आवर जॉब वेरी वेल। वो 9 बजे घर से निकल जा रहे हैं, 11 बजे घर घुस रहे हैं, बट इतना हार्ड वर्क, इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद भी जो पैसा घर पे आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है। हमारी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नाम का जो वो शब्द है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं है। अब हस्बैंड तो जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, उससे हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन व्हाट आई वांट, मैं चाहती थी लग्जरी लाइफ, मैं चाहती थी जिंदगी में से कुछ एक्स्ट्रा। अब वो एक्स्ट्रा के लिए अगर मैं हस्बैंड को बोलती तो क्या होता? मेरा ऐसा मानना है कि हस्बैंड वाइफ दो पहिए होते हैं जिंदगी के। जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं ना, आप गाड़ी चारों पहियों पे चलेगी तो बैलेंस रहेगी, आप एक पहिए पे चला लोगे इसे टेढ़ी करके तो क्या होगा? वो बस्ट हो जाएगा। तो मेरा ऐसा साइकोलॉजिकल माइंड से मतलब मेरे एक आवाज आई, ऐसा कह लो आप, कि जिंदगी के 2 पहिए हैं, एक हस्बैंड नाम का पहिया और एक वाइफ नाम का पहिया। होता क्या है ज्यादातर घरों में, हस्बैंड नाम का पहिया बेचारा हिस्सा रहता है। प्लीज हस्बैंड लोग देखो, मैं मानती हूँ आप बड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बात से लेकिन वाइफ भी आप भी बुरा मत मानना, सोचना बहुत जरूरी है। तो जो हस्बैंड नाम का पहिया होता है ना, जब से शादी होती है वो बेचारा सबसे घिसना शुरू हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं वो बेचारा और स्पीड से घिसने लग जाता है। बच्चों की पढ़ाई होती है वो और तेज हो जाता है। फिर बच्चों की शादी करनी होती है तो वो तो भागने ही लग जाता है। और वाइफ क्या कर रही होती है? बुरा मत मानना, हम सिर्फ और सिर्फ अपना वजन बढ़ा रहे होते हैं घर पे, हम खा रहे होते हैं। मतलब आप मुझे अभी देख रहे हो ना, आप मेरे आज से 6 साल पहले की फोटो देखना, मैं डबल ट्रिपल थी इससे। क्यों? सुबह उठना, खाना, फिर टीवी देखना सारा दिन। मेरी बेटी 9 बजे चली जाती थी स्कूल, हस्बैंड चले जाते थे और मैं क्या करती थी? क्राइम पेट्रोल इज माय फेवरेट, वो बड़ा फेवरेट था उन दिनों में। 10 बजे क्राइम पेट्रोल शुरू हो जाता था सोनी पे, 5 बजे तक चलता था। वो शायद हाउस वाइफ के लिए चलता, मुझे तो लगता है आज भी चलता होगा। मैं तो केबल ही हटवा दिया जब से मूवी चल में आई, वो भी खर्चा ही है हमारे लोगों का ना फालतू का। तो वो चलता था और मैं सारा दिन, अब टीवी देखते हैं तो क्या होता है, मुंह चलता है, कुछ खाने को मन करता रहता है। तो मेरा भी सारा दिन कभी चिप्स उठा, कभी ये बना, कभी वो बना। और हस्बैंड बेचारे रात को 11 बजे आते थे, कभी एक रोटी खाई तो खाई, कभी थके हैं तो नहीं खाई। और वाइफ नाम का ये पहिया इतना फूल जाता है, इतना फूल जाता है कि बैलेंस ही नहीं हो पाता, क्योंकि करने के लिए कुछ है ही नहीं। करने के लिए क्या होता है? सोचो, घर से बाहर निकले तो इधर की चुगली उधर की चुगली, ये दिमाग वो दिमाग, घर में लड़ाई, यहाँ लड़ाई वहाँ लड़ाई। मेरे साथ भी यही होता था। लेकिन मैंने फिर यही सोचा कि यार ये कॉम्प्रोमाइज नाम का शब्द तो तभी खत्म होगा ना पल्लवी जब तू भी कुछ करेगी। हस्बैंड तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो आई वाज डिसाइडेड कि भैया मुझे भी कुछ करना है जिससे कि हम भी जिंदगी में वो सारे सपनों को जी सकें। अगर मर्सिडीज रोड पे चल रही है तो कोई बना भी रहा है और कोई चला भी रहा है, लेकिन हम नहीं चला रहे, तो उसमें कमी किसकी? हमारी। बनाने वाला बना रहा है, चलाने वाला चला रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम घर पे बैठ के खा रहे हैं, हम घर में बैठ के सो रहे हैं। अपनी जिंदगी से तो हम और कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो हम तो बस अल्लाह ने भेजा और वापस अल्लाह के घर चले जाएंगे बिना कुछ करे। ऊपर जाके पूछेंगे भगवान जी क्या करके आए, तो कहेंगे बस जी तरह तरह के पकवान खा के आए, और तो कुछ हमने किया ही नहीं सारी जिंदगी में। तो अल्लाह भी कहेगा आपको, भगवान जी भी कहेंगे, खुदा भी कहेगा, गॉड भी कहेगा कि जी मैंने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई थी, मर्सिडीज, लंबरगिनी, BMW, जैगुआर, लंदन बनाया मैंने, दुबई बनाई मैंने, क्या देख के आए तुम? ऐसे जाके जीप खत्म कराए? तो मैंने कहा नहीं, कुछ करना है। अब मैं कुछ ढूंढ रही थी, और कहते हैं दोस्तों ढूंढो तो भगवान भी मिलता है ना? तो मैं तो काम ढूंढ रही थी, क्यों नहीं मिलता? तो दिलो जान से ढूंढना होता है। मोदी के सर्च किया,
निकल कर आई डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, मुझे नहीं पता था कौन है कौन नहीं है, एंड मैंने कॉल किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे भाई मोदी के बारे में मैंने देखा और मुझे वो जानना है। आपको विश्वास नहीं होगा, एक हफ्ते तक शायद मैम को लगा होगा ये छोटी सी लड़की क्या करेगी, तो एक हफ्ते तक तो वो मुझे कहती हाँ पल्लवी मैं आती हूँ, हाँ पल्लवी मैं आती हूँ। और मैं कहती यार ये कैसी लेडी है, मैं पूछ रही हूँ मेरे को बिजनेस बताओ, बताती नहीं है। और एक हफ्ते बाद फोन आता है, पल्लवी आज आप फ्री हो, मैं आपके घर आ रही हूँ। मैं कहा हाँ जी आ जाओ, मैं तो रोज फ्री हूँ, आज 1 घंटे का क्राइम पेट्रोल छोड़ दूंगी, आ जाओ। कितने बजे आओगे? कहते 11 बजे आऊंगी। और मैंने कहा यार आज तो हस्बैंड घर पे है, ये तो कमला हो जाएगा, ये तो चिल्लाएंगे मेरे ऊपर, तुम नहीं क्या करती रहती है सारा दिन। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मैडम 1 हफ्ते बाद तो कह रही है, बुला ले, फिर पता नहीं आएगी, देखूं तो सही क्या है। तो मैं कहा आ जाओ मैडम। अब हस्बैंड ने बताया ही आपको, उन्होंने कैसा रिएक्ट किया। 2 कमरे थे तो मैं अंदर वाले रूम में मैम को चुपचाप ले गई। अब जब वो मैम आई, वो स्टोरी रह गई। जब वो मैडम आई तो मुझे कॉल किया कि पल्लवी मैं नीचे आ गई। मैंने कहा मैम ऊपर आ जाओ फर्स्ट फ्लोर पे। कहते नहीं बेटा तुम नीचे आ जाओ। मैंने बोला चल ठीक है चली जाती हूँ। अब मैं लिफ्ट से नीचे गई तो इतनी लंबी गाड़ी में वो मैडम खड़ी हुई मर्सिडीज में, और मैं सोचूं अरे बाबा ये गाड़ी कहाँ खड़ी कराऊं इनकी, किस पड़ोसी को बोलूं कि हम लोग तो नॉर्मल कॉलोनीज में तो रहते हैं, अब वो इतनी बड़ी गाड़ी गली में घुस गई और खड़क पार्किंग की जगह नहीं। और मैं कहूँ अच्छा भाई, तभी ये मैडम मेरे को 1 हफ्ते से कह रही थी अभी आती हूँ कल आती हूँ। मैडम तो बहुत बड़ी है भैया। अब फाइनली 1-2 पड़ोसियों को बोला कि मेरे घर गेस्ट आए, आधे घंटे की बात है, ऐसे ही करना पड़ता है ना हम लोगों को, तो गाड़ियां लगवाने के लिए मिन्नतें करनी पड़ती है पड़ोसियों की। तो मैंने भी वो की और गाड़ी लगवाई। अब सारे पड़ोसी मेरे पास देख रहे, अरे भैया ये तो बड़ी अमीर हो गई है, ये तो बड़ी अमीर हो गई, इसके घर तो मर्सिडीज वाली मैडम आने लगी है। होता है ना, एक अपना रुतबा बढ़ जाता है। तो मैडम आई, उन्होंने डेमो वेमो करके दिखाया और मैं तो खुश थी। मैंने कहा ठीक है कुछ लगाना वगाना है नहीं और इतनी अच्छी मैडम से दोस्ती भी हो जाएगी, मैं तो ये ज्वाइन कर लूंगी, मैंने तो ये सोचा था। और उसके बाद जब हस्बैंड मतलब मैम जब गई तो मेरे हस्बैंड लाइक दैट अब ये भी शुरू करना है तुमको। मैंने कहा अरे कर लेते हैं ना, कुछ पैसे वैसे तो लग ही गए। कह रहे देख पल्लवी अभी ना टू मच हो रहा है, मैं तेरे पापा को फोन करने वाला हूँ, ये सब नहीं चलेगा। मैंने कहा अच्छा इसमें चलने वाली बात क्या है, नहाना ही तो है, एक बार नहा के तो देखते हैं इस साबुन से है कैसा। मेरे को कोई नहीं, वो मैडम बोल रही थी 3000 रुपए का प्रोडक्ट रजौली गार्डन से लाना है, वहाँ ऑफिस है हमारे वहाँ, तो एक बार यूज करके दे। अच्छा अब तुम्हें रजौली गार्डन में जाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ तो क्या हो गया, एक बार ट्राई तो करने दो, अब वो मेरा पैन कार्ड दे देंगे, एक बार ट्राई करने दो। ऐसा कह के चलो मैं गई, प्रोडक्ट लेकर आई, यूज किया और उन्होंने आपको बताया कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। वो तो सोच रहे थे रॉयल्टी कभी आए ना और ये बिजनेस कभी शुरू ही ना हो, बट फाइनली हुआ। अब मैं एक पीपीटी शेयर करवाती हूँ और उसके माध्यम से आपको अपनी जर्नी दिखाती हूँ कि क्या क्या कैसे हुआ। अब एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी पल्लवी, ठीक है, बैंक में बिल्कुल वो कहते हैं ना एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। लेकिन जब मोदी के उनके प्रोडक्ट घर आए तो साथ में अगले महीने 160 रुपए की ना वो कहते हैं ना एक बूंद टपकना सूखे में, वो आई। अब वो जब 160 रुपए आए ना तो मुझे नहीं पता कि 160 रुपए सब लोगों का पहला चेक ऐसा ही आता है, तो वो 160 रुपए देके आप लोगों ने क्या सोचा, लेकिन मैंने पता है क्या सोचा, अगर ये बिजनेस 160 रुपए दे, ये बिजनेस 1 करोड़ भी देगा, इसका मतलब झूठ नहीं है, पैसा तो आता है। वो 160 रुपए में मेरे दिल में जो वो कहते हैं ना मशाल जमाना, वो जमा। अब मैं मीटिंग में गई, जब मीटिंग में गई तो वहां मैंने अक्षी दत्ता को सुना, आप लोग जानते हो ना अक्षी को, और मैंने वहां अक्षी को सुना। अक्षी उस समय 65,000 रुपए महीने का कमाती थी, और मैं सच बता रही हूँ सुरेखा भार्गव मैम के 35 लाख ने मुझे मोटिवेट नहीं किया, मुझे उस लड़की के 65,000 ने मोटिवेट कर दिया कि छोटी सी लड़की 65,000 रुपए महीना कमाती है, मतलब तो सारा दिन घर पे खाती है और कुछ काम नहीं करती, इस लड़की से कुछ सीख, कुछ कर। 65,000 बहुत होते हैं, मैं तो 10-15,000 रुपए महीना कमाना चाहती थी मोदी केयर से शुरुआत में बस। तो मैंने कहा नहीं यार करना चाहिए ये बिजनेस को, करके देखते हैं, और मेरी जर्नी शुरू हुई। सर पीपीटी, अच्छा, तो मेरी जर्नी शुरू हुई। अब एक सिंपल सी हाउसवाइफ से दिमाग में कुछ उमड़ने लगा था कि बिजनेस करना है, काम करना है, और सेटिंग कहा जाता है ना कि गोल सेटिंग करो, अपना विजन बोर्ड बनाओ, अपने सपने देखो, क्या चाहते हो इस बिजनेस से वो सोचो। कितने लोगों ने सुनी है ये बात, गोल सेटिंग नाम का शब्द, और कितने लोगों को विश्वास है इस बात पे कि ऐसा कुछ होता है? बाकियों को नहीं है, जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए उन पे नहीं है। अगर नहीं है तो कर दो, क्योंकि अब मैं आपको स्लाइड पे दिखाने वाली हूँ कि गोल सेटिंग से क्या हुआ। जब गोल सेटिंग की बारी आई ना, मैंने सुरेखा भार्गव मैम से एक ही बात पूछी कि मैम मैं रजौली गार्डन जाती हूँ,
तो मैं देखती हूँ कोई कहता है 65,000 कमा रहा हूँ, कोई कहता है लाख कमा रहा हूँ, कोई कहता है 2 लाख कमा रहा हूँ, मुझे तो 10-12 हजार ही कमाने हैं, मुझे बताओ कैसे आएंगे। तो मैडम कहती कुछ नहीं, पहले तुम ना मुझे ये बताओ कि तुम्हें इस बिजनेस से चाहिए क्या। मैंने कहा मैम चाहिए क्या, 10-12 हजार रुपए आ जाए बस। कह रही नहीं फिर भी सोचो तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी है, सोचो मेरे से 2 दिन 3 दिन ले लो, जितने दिन तुमको लेने हैं ना बेटा ले लो, लेकिन सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी है। अब मैं कमी ढूंढ रही थी, मैंने कहा यार 10,000 रुपए की तो मेरी जिंदगी में कमी नहीं है। अब मैम ने मुझे कमी ढूंढने के लिए कहा है, तो ये तो मेरी जिंदगी की कमी थोड़ी है कि 10-12 हजार रुपए महीना कोई कमी है। तो कमी क्या है, कमी ढूंढनी है। उससे थोड़े महीने पहले ही मेरे हस्बैंड का बर्थडे गया था। तो बर्थडे पे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग ज्यादातर क्या करते हैं, अपने भगवान जी, मस्जिद, जो भी जिस चीज को भी आप मानते हो, तो आप लोग हम ज्यादातर वहां जाते हैं, है ना, मत्था टेकने। तो ऐसे ही हम लोग भी जो है मंदिर गए। तो हम जब मंदिर गए, मेरे हस्बैंड का जो बर्थडे है वो सितंबर में आता है, और दिल्ली में आपको पता है कि सितंबर के महीने में सर्दियों की शुरुआत हो जाती है, तो बारिश का भी थोड़ा मौसम रहता है। तो सितंबर के महीने में बारिश शुरू हो जाती है। अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हस्बैंड शाम को आएंगे तो हम मंदिर जाएंगे। अब यही हुआ कि हमें मंदिर जाना था, और हम मंदिर चेंज कर दो 3rd स्लाइड पे, और हम मंदिर जा रहे थे। अब मंदिर जा रहे थे, बारिश शुरू हुई, हम बाइक पे थे, बारिश शुरू हुई और हम भीग गए। अब आप लोग आंख बंद करो और ये सीन विजुअलाइज करना। हम जा रहे हैं बाइक पे, मेरी बेटी ने सूट पहना हुआ है कट स्लीव, और बारिश हो गई। और जब बारिश हुई तो क्या हुआ, हम पूरा भीग गए। ठंड लगने लगी, क्योंकि सितंबर में ठंड शुरू हो जाती है दिल्ली में, तो ठंड लगने लगी। हम लोग तो फिर भी मैनेज करेंगे, पर बच्चे के लिए अच्छी खासी ठंड हो जाती है, तो वो थोड़ा सा कांपने से लगी। मैं सच बता रही हूँ, उस समय पर मेरे माथे पे इतना सा भी शिकन नहीं था, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमें आदत होती है कि बाइक पे जा रहे हैं, भीग गए तो क्या हो गया, धूप में जा रहे हैं, पसीने आ गए तो क्या हो गया। ऐसे ही हुआ, हम भीगने लगे, बारिश बहुत तेज होने लगी, बाइक चलाना मुश्किल। तो हमने क्या किया, हम एक ऐसी रोड पे थे जहाँ पे कुदरती बाई चांस दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ थे और कुछ नहीं था। तो हस्बैंड ने बाइक लगाई और हम एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो गए, और भी बहुत सारे लोग खड़े थे हमारी तरह वहां पर, हम भी वहां शेड में खड़े हो गए। तो जब हम वहां खड़े हो गए तो मैंने, कुछ नहीं था, घर आ गई। अब मैं ये रियलाइज कर रही हूँ कि मेरी जिंदगी में क्या कमी है। घर आ गए, अब मैंने कहा यार ठीक बात है, गाड़ी होती तो हम उस दिन भीगते नहीं ना। सारे लोग जा रहे थे रोड पे जिनके पास गाड़ियां थी, और उनके बच्चे भीग नहीं रहे थे, कोई स्ट्रगल नहीं था, लेकिन हमें वहां रुकना पड़ा था। यानी एक बारिश ने हमारी जिंदगी को रोक दिया था। मेरा बच्चा, जिसको हम अपनी जिंदगी में अपनी खुशी से लाए हैं, वो बच्चा खुद हमारी जिंदगी में टपक नहीं पड़ा है। किसी ने जबरदस्ती हमें नहीं दे दिया है कि लो जी पालो। हम अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से, अपनी खुशी से उस बच्चे को घर में लेकर आए हैं। तो एज अ पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ देना। राइट और रॉन्ग, कोई नहीं देगा, आपको ही देनी पड़ेगी। मेरा बच्चा है तो मुझे ही देनी पड़ेगी। आई नेवर एवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनीवन। हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा उस बच्चे का क्या कसूर, उसको तो ना बारिश पता ना धूप पता, धूप में धूप ज्यादा, बारिश में बारिश ज्यादा, ठंड में ठंड ज्यादा, गर्मी में गर्मी ज्यादा। तो क्या हमारी जिंदगी में स्ट्रगल ही रहेगा पूरा साल। मैडम मिल गया, मेरी जिंदगी में क्या कमी है, मुझे एक गाड़ी चाहिए। मैडम ने बोला कब चाहिए, अरे वाह कब चाहिए। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड का बर्थडे आता है सितंबर में लेंगे। मैम ने बोला अच्छा ठीक है, एक गाड़ी की फोटो चिपकाओ और उस पर डेट डालो कब चाहिए। मैंने सितंबर मंथ लिखा, गाड़ी लिखी, और अपने मतलब बेडरूम के ठीक सामने, अभी यहाँ पर एक आप लोगों के लिए टिप है, हमारे बेड के सामने और एक पीछे 2 वॉल्स होती हैं। पीछे की वॉल पे आपको वो चीजें लगानी होती हैं जो आपकी गुड मेमोरीज होती हैं, और सामने की वॉल पे आपको क्या लगाना होता है, जो आपके गोल्स होते हैं, जो आप जिंदगी में पाना चाहते हो। तो पीछे लोग ज्यादातर देखे शादी की फोटोज लगाते हैं, क्योंकि वो गुड मेमोरीज होती हैं, तो इसलिए पीछे लगाई जाती हैं। तो आप भी जो अपना विजन बोर्ड बनाएंगे, आपके बेड के ठीक सामने वाली वॉल पे लगाएंगे, ताकि सुबह शाम जब आप उठें सोएं तो ना चाहते हुए भी आपको वो दिखे और आपको याद आए कि आप क्यों बिजनेस कर रहे हो। यही मेरे साथ हुआ, मैंने वो चिपका दिया अलमारी पे, और मेरे हस्बैंड
अब गाड़ी भी आएगी? मैंने कहा हाँ गाड़ी भी आएगी, मैडम बोल रही है पक्का आएगी। कहते हाँ सब कुछ आएगा मोदी केयर से, देखियो तू। मैंने कहा बिल्कुल आएगा, गाड़ी आएगी, देखना सबकी आती है, हमारी भी आएगी। कह रहे ठीक है तू जी ले अपनी जिंदगी सपनों वाली। तो ऐसे करके ये अपना चलते थे, मैं अपना उस गाड़ी को देखती रहती थी और दिमाग में एक ही बात चलती रहती थी कि यार आएगी, ये गाड़ी जरूर आएगी मेरे पास। और वही हुआ, गाड़ी आई, मोदी केयर से फ्री में गाड़ी आई। चलानी नहीं आती थी, ड्राइवर लेकर गए थे, पर गाड़ी आई। अब तालियां आपने किसके लिए बजानी है? अपने लिए। तो अपने लिए कैसी तालियां होनी चाहिए? जोरदार। ठीक है, अब गाड़ी तो सबने देखी कि गाड़ी आई, लेकिन गाड़ी कैसे आई? खाली पोस्टर चिपकाने से नहीं आई। ओनली एक्शन मेक्स यू विनर। आपको यहाँ पर मेरे डिफरेंट फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं। ये वाली जो फोटोग्राफ्स है ना, ये मेरी रियल सिस्टर की शादी थी 25 सितंबर को, और ये इवेंट था 23 सितंबर को अलवर में, जो हमारे दिल्ली से लगभग, अलवर दिल्ली से कितना किलोमीटर होगा, किलोमीटर का आइडिया नहीं, लेकिन 6 से 7 घंटे लगते हैं बाय ट्रेन भी जाते हैं। तो ये 23 सितंबर को था, जहां पर मैं सुबह बाय ट्रेन गई थी और शाम को आई थी। और 25 सितंबर को ठीक 2 दिन बाद मेरी रियल सिस्टर की शादी थी। लेकिन मेरे दिमाग में क्या सेट था? मेरा गोल, मेरा विजन। मेरी मम्मी बोली अरे तू अलवर जा रही है, 25 को तेरी बहन की शादी है, तू आएगी कब? मैं कहा ये तो शादी करके चली जाएगी अगले दिन। मेरी वहां पे कोई ज्वाइनिंग मिस हो गई तो मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मेरे को इवेंट में जाना है। मैं 23 तारीख की शाम को आ जाऊंगी, 24 तारीख को सुबह तुम्हारे घर आ जाऊंगी। 2 दिन बहुत होते हैं मम्मी शादी के लिए। और वही हुआ। यहाँ से मुझे मेरी लीडर मिली नीति जैन, जो कि आज महीने का 75,000 रुपए कमाती है। अगर मैं नहीं गई होती तो क्या होता? नीति तो ज्वाइन होती, लेकिन किसी और की टीम में ज्वाइन करी होती। तो अब इससे क्या सीखा? प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग मोदी केयर को सेंटर ऑफ लाइफ नहीं बनाते हैं। लोग मोदी केयर को साइड लाइन बना देते हैं। आपकी जिंदगी की जिस दिन सेंटर लाइन मोदी केयर को बना लोगे ना, मेरी सेंटर लाइन मोदी केयर है। मेरी जिंदगी में खुशी हो, गम हो, कोई कुछ भी हो, बीमारी हो, मेरी जिंदगी का सेंटर पॉइंट मोदी केयर है। मेरी सुबह मोदी केयर से होती है और रात भी मोदी केयर पे ही होती है। जिस दिन आप मोदी केयर को इस हद तक अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लोगे ना, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफलता से दूर रख ही नहीं सकती। प्रॉब्लम पता है कहाँ है? कि लोगों के पास बहाने हैं। बहन की शादी होगी 1 महीना पहले गायब, मेरे घर में तो शादी है जी। अरे तुम्हारी अपनी थोड़ी है, अपनी थोड़ी है भैया, करा ली एक बार। रिश्तेदार की शादी है, मेरे तो रिश्तेदार की शादी है, मैडम 1 महीना मैं बिजी हूँ, मैं जरा ना मोदी केयर नहीं कर पाऊंगी। अरे व्हाट इज दिस? क्या मोदी केयर नहीं कर पाओगे? एक कोई कहेगा अरे मैडम मेरी तो ना सासू माँ बीमार हो गई, मैं 1 महीना मोदी केयर नहीं कर पाऊंगी, मैसेज नहीं कर पाऊंगी। ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं, ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं, डिस्टर्ब ना हो। व्हाट इज दिस? ये क्या है? आप अपने हस्बैंड से पूछो भैया, जो जितने भी लोग यहाँ पर, आप भाई साहब लोग जो नौकरी पे जाते हो, क्या आप शादी में 1 महीने की छुट्टी करते हो? बताओ। आपकी बीवियां करती हैं, बताओ ये कैसा तरीका है? क्यों 1 महीने की छुट्टी भैया? कौन देता है 1 महीने की छुट्टी शादी के नाम पे? और लेते हैं लोग। और दूसरा बहाना, सबसे हिट बहाना लेडीज का, मैं तो इतना हंसती हूँ माथा पीट के कि ये क्या है। कई बार बोलेंगे अरे मैम मेरे बच्चे के ना एग्जाम है, मेरे बच्चे के ना एग्जाम है। मैंने कहा अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ता है? 10वीं में पढ़ता है मेरा बच्चा। शाफी जी 10th में बच्चा पढ़ता है, और मैं तो एक ही बात पूछती हूँ, उसका साइंस का चैप्टर खोल के 1 चैप्टर समझा दे मेरे को, 1 चैप्टर समझा दे, मैं मान जाऊंगी कि तू उसको पढ़ाती है। तू 1 का चैप्टर खोल के बेटा 1 मेरे को मैथ का चैप्टर पर समझा दे, और मेरे को समझ में आ जाएगा कि तूने उसको पढ़ा के पास कराना है। कोई नहीं पढ़ाता। दिस इज द प्रॉब्लम। आप जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हो। कभी बच्चों को बहाना बना लिया, कभी रिश्तेदारों को बहाना बना लिया, और कुछ नहीं तो आज कमर में दर्द है, मैडम आज मीटिंग में नहीं आ सकती, मैडम सुग्रा मैम आज नहीं आ पाऊंगी, सुग्रा दीदी बेंगलोर से हैदराबाद आ जाएगी और हमारी कमर में दर्द है। अरे भैया प्लांट प्रोटीन खाओ ना, 1 हफ्ते में ठीक होगा, खाओ तो सही, खाओ प्लांट प्रोटीन। मेरी दोनों बेटी सिजेरियन हुई हैं, दोनों बेटी सिजेरियन हुई है। लोग बोलते हैं सिजेरियन में कमर दर्द होता है, बाल झड़ते हैं, मोटे हो जाते हो, फड़ ढपकन। बताओ मेरे पे क्या कमी है? गिनाओ एक कमी। सारा
सप्लीमेंट मोदी केयर का खाती हूँ। 2 साल की गुड़िया है मेरी। आप मेरे को 10 घंटे भी खड़े करो, मैं 10 घंटे भी बोल सकती हूँ। और वो 2 साल की बेटी के साथ लोगों के पास बच्चों के बहाने हैं। लोग बोलते अरे मैम मेरी बच्ची छोटी है, मैं तो काम ही नहीं कर सकती। अरे भाई मेरी तो दोनों बच्ची छोटी थी। जब मैंने बिजनेस शुरू किया मेरी बड़ी बेटी 3 साल की थी, आज वो 9 साल की हो रही है। मेरी छोटी बेटी अभी 2 साल की है। ये तो बाय बोन ही मोदी केयर है। ये तो जब मेरी प्रेगनेंसी हुई वो भी मोदी केयर में ही हुई है। मतलब 1 साल तो मैंने, जब मेरा प्रेगनेंसी पीरियड था ना और मैं ऑफिस में जाती थी, लोग मेरे को कुर्सियां देते थे, बैठो बैठो मैडम बैठो, आप खड़े मत हो, मैम पानी पियो, मैम जूस पियो, ऐसे सेवा होती थी मेरी। पूरा 9 महीना आराम से काटा मैंने। उसके बाद कोविड आ गया, घर पे जूम पे मीटिंग करी। अभी 2 साल की गुड़िया आपके सामने यहाँ घूम रही है। तो बहाने हमारे दिमाग में है, बहाने सिर्फ और सिर्फ यहाँ हैं। आप जिस दिन मोदी केयर को सेंटर ऑफ लाइफ बना लोगे ना, आपकी जिंदगी का सेंटर, यानी मोदी के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा। समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहती हूँ? प्रॉब्लम क्या है? मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है। हम एडजस्ट कर लेते हैं कि चल यहाँ एडजस्ट कर लेती हूँ, यहाँ हो सकता है 1 घंटे में एडजस्ट, यहाँ कर लेती हूँ। नहीं, आपको मोदी केयर को सेंटर बनाना है, जिंदगी को उसमें एडजस्ट कीजिए। आज मेरे घर में ये फंक्शन है, लेकिन मेरी मोदी केयर की सुब्रा दीदी की हर रात को 8 बजे मीटिंग होती है। डिनर 7 बजे निपटा दूंगी, डिनर 7 बजे निपटा दूंगी। जिंदगी एडजस्ट होनी चाहिए, मोदी केयर एडजस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी केयर में तो आपकी जिंदगी बनानी है और आप उन्हीं को एडजस्ट कर रहे हो। कैसे होगा बताओ? नहीं होगा। और जिस दिन आप इस पैशन के साथ, ये वाली जो मेरी फोटो है लास्ट वाली, ये मैंने अपने वहाँ रेवाड़ी करके एक हमारे वहाँ छोटा सा कस्बा है, वहाँ मीटिंग कि भैया आपने मायके नहीं जाना। कितने लोग नहीं जाते हो, फिर भी जाते हो। अरे मैं तो जाऊंगी, मेरी मम्मी छुड़वा रहे हो, मेरा भाई छुड़वा रहे हो, मेरी बहन छुड़वा रहे हो। जाते ही हो ना तो काम के लिए लड़के जाओ ना भैया, काम के लिए लड़ो तो मानो। वैसे कौन सा सुनते हो? अभी हस्बैंड बोलते पार्लर नहीं जाना, अरे मैंने अपने पैसे बचाए हैं, मेरी मम्मी ने दिए, मैं तो जाऊंगी। तो जाते हैं, हम करते हैं। आज के समय में इतनी अबला नारी नहीं है कि अपने हस्बैंड से दब जाए। हम हस्बैंड को दबा देते हैं, लेकिन काम के लिए हमसे बड़ा कोई अबला है ही नहीं। अरे हमारे तो हस्बैंड मैम बड़े स्ट्रिक्ट है, मेरे हस्बैंड बड़े स्ट्रिक्ट है मैम, और अगले दिन वो लाजपत नगर में गोलगप्पे खा रहे होते हैं। अभी मेरी एक डाउनलाइन है, उसी का एग्जाम्पल है ये। अरे मैम मेरे ना हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट है मैम, वो ना बिल्कुल मेरे को ऑफिस नहीं आने देते, उसके घर से ऑफिस सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है। नहीं मैम मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल मेरे को अलाउड ही नहीं करते घर से निकलना। तो चलो ठीक है। और कलर शलर रिबॉन्डिंग सुब्रा दीदी पूरी जीन्स एंकर लेंथ और लाजपत नगर में गोलगप्पे खा के इंस्टाग्राम पे स्टोरी। मैं कह रही अभी हस्बैंड मना नहीं कर रहे हैं, अभी हस्बैंड नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सेंटर ऑफ द लाइफ, जिंदगी का सेंटर मोदी केयर नहीं है तो बहानों की कमी नहीं है। बहाने तो जितने मर्जी बना लो। जिस दिन आप सेंटर ऑफ द लाइन बना लोगे तो वो सारे गोल जो आपने चिपकाए हैं ना, वो सारे गोल हकीकत बदल जाएंगे। सेंटर लाइन मोदी केयर को बना लो। जब नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है ना, दिख रहा है कि गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो भैया पाप कट जाते हैं तो लगा लो, हज जाते हैं तो सारे वो कहते हैं ना कष्ट मुक जाते हैं, तो फिर चले जाओ ना। क्यों ज्यादा लॉजिक लगाना है? जब इतनी दुनिया मान रही है तो उसको मानो, मत दिमाग लगाओ, मत लॉजिक लगाओ। बस वही मैंने किया, ये सारे एक्शंस। ये फिर संजय जी जब आ गए हैं बिजनेस में, तो संजय जी अकेले इवेंट करने गए थे बरेली में हमारी एक बहुत बड़ी टीम है, यहाँ मैं नहीं गई थी, संजय जी अकेले गए थे। अब हम लोग मतलब वो भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, और हम लोग मिलके बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है जी। तो कहने का मतलब गोल्स चिपकाने से पूरे नहीं होंगे, गोल्स बनाने के बाद एक्शन मेक्स यू ओनली विनर। आपको एक्शन करने पड़ेंगे। मोदी केयर को अपनी जिंदगी का सेंटर बनाना पड़ेगा, यानी आपकी जिंदगी मोदी केयर के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, ना कि मोदी केयर जिंदगी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। समझ गए? हो जाएगा? तो जोरदार तालियां आप सबको। सेंटर ऑफ लाइफ है ही नहीं मोदी केयर, तो समस्या तो होनी ही है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी है। कोई आपकी सफलता की जिम्मेदारी नहीं लेगा, आपको खुद को लेनी है। कहने को मेरी अपलाइन कौन? सुरेखा भार्गव मैम, टॉप अर्नर इंडस्ट्री की, है ना। हर कोई उनसे मिलना चाहता है, हर कोई उनको सुनना चाहता है। और मैं आपको सच बताऊं, मेरी कई बार मैम से महीने बात नहीं हो पाती, क्योंकि वो बिजी इतनी है। वो तो सबकी अपलाइन है। मैंने क्या किया? सफलता किसकी है? मेरी है।
सुरेखा मैम सिर्फ मुझे गाइड कर सकती हैं, मुझे रास्ता दिखा सकती हैं, चलना तो मुझे खुद पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुझे खुद लेनी पड़ेगी। अगर मेरा सपना है घर लेने का, मेरा सपना है गाड़ी लेने का, तो मैं मैम को थोड़ी कहूंगी चलो जी मेरे साथ मीटिंग करने, चलो मेरे साथ हैदराबाद इवेंट करने, चलो मेरे साथ जम्मू इवेंट करने। नो, जिम्मेदारी मेरी है, सपना मेरा है, बच्चे मेरे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हम नहीं, कौन लेगा? मैं। कौन लेगा? मैं। ये मैं और हम बड़े खतरनाक शब्द हैं। जब आप हम बोलते हो ना, हम, तो हम में सब आ गए। अब कौन लेगा? तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले। तो हमसे दूर रहने का ये बड़ा डेंजर है। मैं में आप हो, खुद आप हो, तो जिम्मेदारी आपको लेनी है, अपनी खुद की जिम्मेदारी, अपनी सफलता की जिम्मेदारी, आपके बच्चों की जिम्मेदारी। बच्चे कोई, मैं कहूंगी बहाना नहीं होते काम ना करने का, बच्चे बहाना होते हैं काम करने का। आप उनको बहाना बनाओ, ना करने का नहीं, करने का बनाओ कि मुझे इस बच्चे के लिए काम करना है, मुझे इस बच्चे को गाड़ी में बिठाना है, मुझे इस बच्चे को दुनिया की हर वो खुशी देनी है जो दुनिया में खुशियां हैं। मैं अपने बच्चे की जिंदगी में वो स्ट्रगल नहीं चाहती। दुनिया जो बोलती है बोले। मुझे मेरे पड़ोसी बोलते थे 3 साल की बेटी को लेके मीटिंग में जाती है, इसको बड़ी हाई लगी हुई है पैसा कमाने की। हाँ ठीक है, लगी है। आज मेरी बेटी घूमती है ना गाड़ी में, तुम्हारी थोड़ी घूमती है। तुम तो आज भी बैटरी वाला रिक्शा करके जाते हो। अरे भैया लो, अरे भैया लो, 10 रुपए ले लियो, 20 रुपए ले लियो। मैं थोड़ी जाती हूँ। तुम तो आज भी बाय बाय करवाते हो, छत पे जाके बच्चों से बाय करो बेटा प्लेन। मैं तो अपने बच्चे को प्लेन में बिठा के ले जाती हूँ। देखो 2 साल की बेटी आज प्लेन में बैठ के आई है। तो स्ट्रगल, समझ रहे हैं? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसकी है? किसकी है? यहाँ वालों की नहीं है। किसकी है? मेरी। जिम्मेदारी मेरी है, सपने मेरे हैं, पूरे किसको करने हैं? मुझे। जिम्मेदारी किसको लेनी है? मुझे। अंबाला में हमारे एक लीडर है, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। जब उनको ज्वाइन कराने गई थी ना, तब संजय जी बिजनेस नहीं करते थे, तो मेरे पास कॉल आया, ठीक है, तो हम गए, मैं गई वहाँ, मैंने इनको बोला मुझे वहाँ जाना है। अब संजय जी फिर झांसी की रानी बन के निकल पड़ती है। मैंने कहा नहीं वो बहुत अच्छे हैं, हर बार की तरह वो बहुत अच्छे लीडर होंगे, बहुत अच्छा होगा। अब पता मुझे भी नहीं था कोई क्या करेगा, बट ठीक है ना, दिमाग से सोच के जाएंगे, अच्छा है तो अच्छा ही होगा। तो यही सोच के मैं गई। अब चली गई सुबह घर से निकल कर, आते टाइम मिल गया जाम, हाईवे पे जाम सोनीपत, और आते आते घर बज गए 11। अब हस्बैंड और मेरा ये था कि तू जब हाईवे के मतलब घर के नियर आने लगेगी 15 मिनट पहले मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा, तुझे ले लूंगा। अब उम्मीद ये थी कि मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी, और वो जाम वगैरह बहुत था हाईवे पे, वो किसी के कंट्रोल में नहीं, और 11 बज गए। चलो आ गए ये। अब मैं देखो कितनी बड़ी समझदार हूँ, 2 रोड थे, एक नीचे और एक ऊपर। अब मुझे बस वाले ने बाई चांस ऊपर उतार दिया, वैसे वो नीचे ही उतारता था, बाई चांस ऊपर उतार दिया। अब मैं उतर गई, मैं इनको फोन कर रही हूँ, मैं तो खड़ी हूँ हाईवे में। कह रहे मैं भी खड़ा हूँ। मैं कहा मैं देखो सामने से ग्रीन कलर की बस जा रही है। कह रहे मेरे सामने से भी जा रही है, तू है कहाँ? मैं कहा रोड पे हूँ। कह रहे रोड पे तो मैं भी हूँ, तू है कहाँ? फ्लाईओवर के ऊपर है या नीचे है? मैं कहा पता नहीं कहाँ, रोड पे हूँ। ओ भाई साहब, इतनी मतलब क्या ही बोलूं, क्या क्या नहीं मैंने सुना। मैं कर अच्छा मैं किसी को फोन देती हूँ, वो समझाते हैं। मैं कहूँ अरे पागल, कोई फोन ही लेके भाग जाएगा तेरा, किसको फोन देगी? किसी को फोन नहीं देना, तो रुक वहीं पे, मैं तेरे को ढूंढता हूँ, जहाँ है वहीं रही हो, जहाँ है वहीं रही हो। बस मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल यहीं खड़ी हूँ। अब कुछ बोलूँ तो सामने से श्लोक आए, अब मैं कहूँ भगवान जी किसी तरीके से यहीं पहुँचा दो इनको, ताकि मैं घर पहुँच जाऊँ। फाइनली ये आ गए। अब कैसे आए होंगे आप सोच सकते हो, ठीक है। अब मैं बाइक पे पीछे बैठ गई, चुपचाप बिना पकड़े बिना छुए घर पहुँच गए। 1 महीने तक मैं तो तेरे पापा को बोल दूंगा, आपकी लड़की को कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी लड़की बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती है। 11 बजे बताओ फ्लाईओवर के ऊपर खड़ी है, मैं नीचे खड़ा हूँ, इसको ये नहीं पता कि फ्लाईओवर के ऊपर खड़ी है, और निकल गई है अंबाला जाएगी मीटिंग करने। ये जाएगी, ये बनेगी, वो बनेगी, ये जाएगी दुबई में भी ऐसे ही खो जाइए हो, फ्लाइट निकल जाएगी और तो खड़े रही हो कि तेरी फ्लाइट आएगी। मैं कहा नहीं वहाँ पे तो मोदी केयर के एएसएम वगैरह साथ जाएगी। मतलब बाज नहीं आना तेरे को ना, बाज नहीं आना तेरे को, जाएगी दुबई। मैं कहा हाँ मेरा 2 महीने का क्वालिफिकेशन हो गया, 4 महीने का रह गया। तो सब होता है, सबकी लाइफ में होता है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये? आज आपको जो पल्लवी दिख रही है ना,
वो बनने के लिए मेरी जिंदगी में भी वही सब हुआ है जो आपकी जिंदगी में हो रहा है। मेरा 2016 जो था वो इतना खूबसूरत नहीं था, समझ रहे हैं, वो संघर्षों से भरा हुआ ही था। 17 भी वही था, लेकिन आज 2022 खूबसूरत है। तो अगर आपका 2022 संघर्षों से भरा है ना, तो डरिए मत। 23, 24, 25, 26, 2026 मुझसे भी कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत होगा। बस यही करना है, एक्साइटमेंट बनाए रखनी है। एक्साइटमेंट खत्म तो बिजनेस खल्लास, क्योंकि एक्साइटमेंट से ही ये बिजनेस बूम हुआ था। आपके गूज बम खड़े हुए थे सुन के किसी की सफलता, सुन के वो बिजनेस प्लान कि मेरी भी गाड़ी आएगी। तो आज कहाँ है वो एक्साइटमेंट? वो एक्साइटमेंट वही बनी रहनी चाहिए। सुरेखा मैम को देखते हो, जब वो बात करती है 25 साल हो गए उनको बिजनेस करते हुए, उनसे बात कर लो ना। मतलब हम भी इंसान है, हम भी ह्यूमन बींग्स है। कई बार हो जाता है कि जिंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव हुआ तो चलो आज थोड़ा सा लो है,